हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने सामाजिक अध्ययन में सिविक्स के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आपके सामाजिक अध्ययन में 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला हिस्ट्री का है, सेकंड ज्योग्राफी का है, थर्ड सिविक्स का है, जिसमें संविधान सभा, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व ये सब दे रखे हैं। जो आपका थर्ड पार्ट है संविधान से रिलेटेड, हम वो पूरा पार्ट एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आपके इस पार्ट की तैयारी एक ही वीडियो से हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या है, संविधान सभा के गठन को समझाइए। जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 में हुआ था। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है 1 मार्क्स में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप लिख देंगे जुलाई 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था वो केवल 2 दिन के लिए बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष ने बनाया गया था। और संविधान सभा की दूसरी बैठक जो 2 दिन बाद हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाएगा। तो स्थायी अध्यक्ष किसे, पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था, ये आपका अति लघु में या बहुविकल्पीय में पूछ सकती हैं कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के नाम बताइए। तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख देंगे। अगर अस्थायी पूछा जाता है तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लिख सकती हैं। 31 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में एक उद्देश्य प्रस्ताव भी पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें आप संविधान से रिलेटेड आपको जानकारी मिल गई कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। अब हम जानेंगे जो हमारा संविधान है उसमें क्या क्या विशेष बातें दे रखी हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली विशेषता तो यही है, जो हमारा संविधान है वो अत्यंत विस्तृत और व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी। जब ये संविधान बना था तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां चल, जबकि वर्तमान में 445 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। ये आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 445 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। इसी सब की वजह से इसे सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा गया है। एक विशेषता तो ये हो गई कि ये अत्यंत विस्तृत है और व्यापक है। अब सेकंड विशेषता देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र अपनी नीतियों का स्वयं निर्माण करेगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है, भारत में जो भी नीतियां बनाई गई हैं उसका निर्माण वह स्वयं करेगा। किसी और की नीतियों को बाध्य लगाने के लिए वह मजबूर नहीं है। जो अपने देश के द्वारा बनाई गई हैं नीतियां, उन्हीं को वह लगा सकते हैं। थर्ड है समाजवादी। समाजवादी राष्ट्र से आशय सभी को अपने विकास तथा उन्नति के समान अवसर मिलेंगे। अपने देश में ये सबको अवसर दिया गया कि अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार हर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और सभी को समान अवसर उन्नति के लिए दिए जाते हैं। फोर्थ है संघात्मक शासन। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है। यहाँ 2 सत्ताएं होती हैं, एक केंद्र की और एक राज्य की। इनके मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। भारत में कैसी व्यवस्था है, संघात्मक है, एक केंद्र की है और एक राज्य की है। जहाँ राज्य है वह राज्य में होता है और केंद्र मतलब पूरा होता है। इन्हीं के मध्य शक्तियों का विभाजन भी किया जाता है। फिफ्थ है संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन की भांति भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इसमें कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके 2 सदन भी होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है संसदीय प्रणाली में। नेक्स्ट है हमारा 6, धर्मनिरपेक्ष राज।
संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, अर्थात भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारतवासी किसी भी धर्म को मान सकती हैं। जो भी हमारा भारत राज्य है उसमें अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और सब लोगों को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को मुस्लिम धर्म अपनाना या मुस्लिम को हिंदू, सब अपने मन से जो धर्म अपनाना चाहे अपना सकते हैं, किसी को कोई बाध्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मूल अधिकारों की व्यवस्था। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकारों की व्यवस्था भी दी गई है। पहला है समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति और शिक्षा संबंधी और संवैधानिक उपचारों का। ये 6 जो मूल अधिकार हैं ये भी प्रदान किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भी प्रदान किए गए हैं। संविधान में नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए उन्हें नीति निर्देशक तत्व भी प्रदान किए गए। 9 है मूल कर्तव्यों का उल्लेख। भारतीय संविधान के भाग 4 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 10 मूल कर्तव्य 42वें संशोधन धारा 1976 में और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शामिल किया गया। मतलब जो मूल कर्तव्य थे वह पहले हमारे 10 थे जो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किए गए, लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया वो 86वें संविधान अधिनियम द्वारा 2002 में शामिल किया गया। ये अगर आपको विशेषताएं लिखने को आती हैं हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं, तो आप ये लिख सकती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे संविधान के क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में बताना है। तो जो मौलिक अधिकार हैं हमारे वो भाग 3 में वर्णित हैं और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ये आप लिख भी सकते हैं कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला हमारा अधिकार दिया गया समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का अर्थ है कि संविधान की दृष्टि से सभी नागरिक समान है। राज्य किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। मतलब समानता का अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्ति एक समान है, कोई गरीब है या कोई अमीर है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? विधि के समक्ष समानता, भेदभाव की समाप्ति, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अवसरता का अंत, मतलब छुआछूत जो होती है कि गरीब है उसे नहीं छुएंगे, या जाति भाव के आधार पर छुआछूत होती है उसका अंतर समाप्त कर दिया गया है। भेदभाव की भी समाप्ति कर दी गई है और सरकारी नौकरियों में भी सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। और विधि के कानून के समक्ष भी समानता का अवसर सभी को प्रदान किया गया है। सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का बहुत अधिक महत्व है। यह संविधान अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत उल्लेख किया गया। इनमें 6 प्रकार की दी गई है। सबसे पहली है भाषण या अभिव्यक्ति की। व्यक्ति अपने भाषण को या अपने विचारों को किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है, उसे कोई भी रोक टोक नहीं है, पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र है। विधि के समक्ष, कानून के समक्ष कोई भी अपना न्याय या विचार प्रस्तुत कर सकता है या शांतिपूर्ण विनाशों के सभा करने की स्वतंत्र, शांतिपूर्ण कोई भी सभा को आयोजित कर सकता है। समुदाय और संघ भी बना सकता है। भ्रमण, कहीं भी घूमने जा सकता है अपने देश में, और कहीं भी देश में निवास करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अधिकार हुआ पहला समानता का। अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपको अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है कि मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेचा लेन देन उसका नहीं किया जा सकता। सेकंड है बेगार या बलपूर्वक श्रम का अंत। मतलब कभी ऐसा होता था पहले कि छोटे बच्चों को काम पे लगा लेते थे, अब उसकी समाप्ति की गई है कि बलपूर्वक छोटे बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है, उनका शोषण नहीं किया जा सकता है। कारखानों आदि में बालकों को काम पर लगाने का निषेध। कारखानों में, फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बालकों को लगा लिया जाता, उनका भी निषेध कर दिया गया है। अब 4 है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने, ये किसमें दिया गया, 25 से 28 के अंतर्गत दे रखा है। इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं दी गई है। नेक्स्ट है हमारा 5
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 29 और 30 के अंतर्गत नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत दो बातें, अपनी भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, सबको अपनी भाषा अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया। सभी धर्मों को और समकक्षों को अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलने का भी अधिकार दिया गया है, जिससे कि सभी लोग अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकें, किसी में कोई भेदभाव नहीं रहे और कोई वंचित ना रह जाए। सब अब लास्ट है 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे मूल संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का सबसे अधिक महत्व माना गया है। हमारे संविधान के नागरिकों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की है। संविधान की धारा 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के नागरिकों को अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार यदि कोई अन्य व्यक्ति, राज्य या सरकार इन नागरिकों के इन अधिकारों को आघात पहुंचाते हैं अथवा छीनते हैं तो संबंधित व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार है और न्यायालय नागरिकों के लिए इन अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें आदेश भी जारी कर सकता है। मतलब जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी किसी को कोई भी परेशानी हो तो वह न्यायालय जाने का अधिकार रख सकता है, उस पर कोई ऐसा नहीं है दबाव हो। इसके अंतर्गत इन्होंने कुछ बातें भी बताई हैं। पहला है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षालेख। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपनी सुनवाई दे सकता है या उसे कोई भी परेशानी है या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है और न्यायालय से अपना आदेश जारी करवा सकता है। ये हमारे आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार को लिखिए तो आप इन 6 मौलिक अधिकार को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं और संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये आपसे पूछ सकता है किस में दिए गए हैं, भाग 4 में, और 36 से 51 अनुच्छेद में आपके नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है। ये वैधानिक नहीं है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये कहाँ से लिए गए हैं ये भी पूछ सकता है, तो आप लिख देंगे ये आयरलैंड से लिए गए हैं। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, आर्थिक सुधार संबंधी तत्व, सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास संबंधी तत्व, न्याय संबंध एवं शासन सुधार संबंधी तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। ये आपको ध्यान रखना है, भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद में दिए गए हैं। इन्हें वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है और ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। इसकी प्रेरणा में आयरलैंड के संविधान से मिली हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के महत्व पर प्रकाश डालिए कि इनका क्या महत्व है। देखते हैं, भारतीय संविधान में बड़े नीति निर्देशक तत्वों की कटु आलोचना की जाती है, फिर भी न्यायाधीश तथा विद्वानों ने इसके महत्व को स्वीकार किया। क्या क्या है, सबसे पहला है लोक कल्याणी राज की स्थापना। इसके द्वारा हम लोक कल्याणी राज की स्थापना कर सकते हैं, शासन का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, खुद शासन को रास्ता दिखा सकते हैं, निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति को जान सकते हैं और ये मूल अधिकारों के पूरक है। मूल अधिकारों को भी ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये महत्व दे रखा आपको नीति निर्देशक तत्वों का। आपसे डिफरेंस भी पूछने को आ सकता है कि मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है बताइए। तो आइए जानते हैं क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें। सबसे पहले हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार नागरिकों की वैधानिक मांग है, इसको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। मतलब मूल अधिकारों को न्यायिक शक्ति प्राप्त है। किसी को कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो वह न्यायालय में जाकर शरण ले सकता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ यह नहीं है, उन्हें कानूनी शक्ति नहीं प्राप्त है और न्यायालय का संरक्षण भी नहीं प्राप्त है। राज्य द्वारा उल्लंघन होने पर न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। मतलब मूल अधिकार को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं,
मूल अधिकारों का विषय व्यक्ति है, इसका संबंध व्यक्ति के विकास से है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का संबंध विषय राज्य है और इसका लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। मूल अधिकार व्यक्ति के विकास से संबंधित होते हैं, जबकि ये राज्य के सामाजिक विकास से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मूल अधिकारों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्थापित या निलंबित किया जा सकता है। मतलब मूल अधिकारों को हम स्थापित भी कर सकते हैं और निलंबित भी कर सकते हैं, जबकि राज्य के प्रति नीति निर्देशक तथ्यों को स्थगित और निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं और नीति निर्देशक तत्व आर्थिक स्वतंत्रता। ये राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं और ये हमारी आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। मूल अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है और इसकी सकारात्मक होती है। मूल अधिकार की प्रवृत्ति कैसी होती है? नकारात्मक, और इसकी सकारात्मक होती है। एक क्वेश्चन और आपका पूछा जा सकता है कि नागरिकता किस प्रकार से है? भारतीय नागरिकता, तो जो भारतीय नागरिकता है वो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में आपको दे रखी है, जो भारतीय नागरिकता का वर्णन है। तो नागरिकता हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको आ सकता है आपके एग्जाम में। जन्म से, इसके जन्म से भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा और उसे जन्म से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरा होता है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, तो इसके अंतर्गत क्या भारत के बाहर या अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ये वंश परंपरा के आधार पर है, पहली जन्म के आधार पर। तीसरी है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, इसमें क्या भारत सरकार के देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके हमें देश की नागरिकता मिल सकती है। और चौथी है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो इसमें पंजीकरण के बहुत से नियम होते हैं। पंजीकरण द्वारा, जैसे किसी व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रहे हैं वो नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, या वे भारतीय जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं वो भी ग्रहण कर सकते हैं, या वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में करेंगी वो भी भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार से ये जन्म से, वंश परंपरा से, देशीयकरण से और पंजीकरण द्वारा इस प्रकार से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। और नागरिकता जो है वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दे रखी है। अब आपका ये जो सिविक्स का टॉपिक है वो पूरा हमने क्लियर कर दिया है। इसमें सारे टॉपिक हमने ले लिए हैं जो सिविक सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपको नागरिक शास्त्र के जितने भी टॉपिक आपको दे रखे थे वो सब हमने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए। और इसका सेकंड पार्ट भूगोल का हम लेके आएंगे जो आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।